दोस्तों स्टडी 91 के डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों कवर करने वाले हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को। जी हां दोस्तों, डेली हम लोग 10 क्वेश्चन को कवर करते हैं। ठीक है, यहां पर जो भी आज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको कवर कराने वाला हूं। ठीक है, क्षमा चाहता हूं दोस्तों, संडे की वजह से क्लासेज आपकी बंद थी, बाकी के दिनों में क्लासेस दी गई हैं। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया होगा शेड्यूल, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा यूट्यूब पर। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बात और याद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो लोग अभी टेस्ट नहीं देते वो लोग टेस्ट जरूर दें। देखिए टेस्ट देने से क्या होता है, आपकी तैयारी मजबूत रहेगी। ठीक है, आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, उसका ब्लॉक कैसे होता है। अगर समय नहीं है तो चैनल पर, वेबसाइट पर भी और एप्लीकेशन पर भी वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया है। जैसे आपने कहा कि सर 2 मिनट है मेरे पास या 1 मिनट है, घड़ी देख करके 1 मिनट में मुझे बता दो आज कि आज कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर डेली करंट अफेयर आपको 1 मिनट में भी पढ़ना है तो आप आकर के वेबसाइट या एप्लीकेशन में पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर मिलेगा करंट अफेयर का बुलेटिन। तो इसीलिए कर रहा हूं कि जल्दी से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और आइए आप एप्लीकेशन प्रोग्राम से भी जुड़िए ताकि आपको पूरी क्लासेस निःशुल्क मिलती रहें। चलिए आगे देखिए, पहला क्वेश्चन दे रहा दोस्तों कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है EOS 01 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। करा इसरो ने इसे 7 नवंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेगा। तो अभी जो 7 नवंबर आने वाला है यहां पर लॉन्च करने वाला है। कोविड-19 के बाद यह अपनी तरह की पहली लॉन्चिंग होगी। मतलब होता था लॉन्चिंग, लेकिन कोविड-19 की वजह से आपको पता होगा कि सभी तरह के इवेंट, जितने भी स्पोर्ट्स थे, गेम जितने हो रहे थे या जो कुछ भी जयंती वगैरह थी, सब कुछ ठप था पूरे भारत में। अब जाकर के धीरे धीरे चीजें ओपन हो रही हैं। ठीक है, तो कह रहा है कोविड-19 के बाद यह पहला लॉन्च होगा और यह पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का 91वां मिशन होगा। आपको बताना है कि कौन सा कथन यहां पर सत्य है। 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 2 3 सही है, कोई नहीं सही है। बताइए जल्दी से फटाफट। तो आपको बता दूं दोस्तों कि इस सही बात है। इसरो की स्थापना की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना हुआ था 1969 में। ठीक है, याद रखिएगा के सिवान इस समय इसके अध्यक्ष हैं और 7 नवंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से यह लॉन्चिंग किया जाएगा। बिल्कुल सही है। कोविड-19 के बाद यह पहली लॉन्चिंग होगी, यह भी आपकी सही है। ठीक है, लेकिन यहां पर दोस्तों जो दे रहा है, अच्छा आपसे पूछा है कौन सा, एक क्वेश्चन यहां पर थोड़ा सा गलत हो रहा है। कौन सा कथन सत्य पूछा है ना, तो ठीक तो है। कौन सा कथन सत्य, तो पहला और दूसरा सत्य हो जाएगा, क्योंकि तीसरा वाले में जो 91वां मिशन दे रहा दोस्तों, ये 91वां नहीं है, ये पोलर वाले का क्या है, ये 51वां है। ठीक है, तो हम लोगों को तो याद है। क्यों? क्योंकि डिटेल में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, चीजें ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए याद है। आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये 51 है ना कि 91 गलत होगा। तो पहला और दूसरा आपका यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा केवल 1 और 2 यहां पर सही है, बाकी वही चीज। अच्छा, ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है पोलर वाला, पोलर माने होता है ध्रुव, तो ध्रुवों की तरफ जाएगा। तो याद रखिएगा इसका काम क्या होगा, कह रहा है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। अवलोकन माने पृथ्वी का अवलोकन करना, देखरेख करना। ठीक है, और उसमें क्या, तो कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन में सहायता के लिए जो है इसको उपयोग किया जाएगा। तो इसको लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके लिए जो PSLV है, PSLV माने क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स बोला जाता है। तो इसके लिए जो PSLV है वो तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है और 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में इसे स्थापित किया जाएगा। इसका वजन कितना है, तो 1750 किलोग्राम तक ये पेलोड ले जा सकता है। ठीक है, इन सब तथ्यों को याद रखेगा। बाकी बेंगलुरु इसका क्या है, याद रखिएगा, मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है टाइफून मोलावे। ठीक है, अच्छा आपने टाइफून चक्रवात का नाम सुना होगा ना, बस वही चक्रवात है सर, वही वाला जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। खास करके जब वर्षा ऋतु का मौसम चलता है, ये जून से लेकर के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बस इसी पीरियड में आता है वर्षा ऋतु वाला। कभी वर्षा ऋतु भी शिफ्ट करती रहती है, तो अधिकतम अक्टूबर तक इस तरह के चक्रवात देखे जाते हैं। हालांकि ये वर्ष भर चलने वाले चक्रवात है, लेकिन इनके आने की संभावना जो है उस टाइम ज्यादा रहती है। तो याद रखेगा एक प्रकार के उष्णकटिबंधीय तूफान है टाइफून, तो ये भी सही है। और कह रहा है टाइफून मोलावे, ये वियतनाम जो देश है दोस्तों, जैसे भारत है, भारत से आप आगे बढ़ेंगे तो आपका नीचे पड़ जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, अगर आप बांग्लादेश साइड नहीं जाएंगे तो सीधे आप पहुंच जाइए अरुणाचल प्रदेश, उससे आगे जाएंगे तो आपका म्यांमार आ जाएगा, फिर कंबोडिया आ जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, ऐसे नीचे बढ़ते जाएंगे तो थाईलैंड वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, मलेशिया मिल जाएगा। तो वो तो चीजें अलग हो गई, तो उधर साइड में इंडोनेशिया मिल जाएगा, जावा, सुमात्रा, पपुआ न्यू गिनी मिल जाएगा। मैपिंग का वीडियो नहीं देखा तो देखिए जाकर के। ठीक है, अगर आप ऊपर साइड से आगे बढ़ेंगे तो यहां पर कंबोडिया से जैसे आगे बढ़ेंगे, कंबोडिया वही वाला
देश है जहां पर अंकोर वाट का मंदिर है, भगवान विष्णु का ना क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर, वो देश है कंबोडिया। कंबोडिया से और थोड़ा सा आप आगे बढ़िए, ठीक है, तो आपको सबसे लास्ट मिलेगा वियतनाम देश। वियतनाम की राजधानी हनोई है। क्या नाम है? हनोई। तो याद रखिएगा वियतनाम में ये पिछले 2 दशक में आया सबसे बड़ा तूफान है। दशक माने जानते हैं, 1 दशक मतलब 10 साल, 2 दशक मतलब 20 साल, यानी 20 साल में आया सबसे बड़ा तूफान। तो सीधे बोलो ना कि जो 21वीं शताब्दी चल रही है इसका सबसे बड़ा जो है ये तूफान है, ठीक है। तो दिया गया दोनों कथन बिल्कुल सही है दोस्तों, याद रखिएगा यहां पर दोनों आपका राइट आंसर है, ठीक है। बाकी जितनी बात बताया वही है यहां पर, और इससे ज्यादा कुछ यहां पर नहीं है। तो इस तरह के तूफान आते भी कहां पर है? तो लिख रहा है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्वोत्तर प्रशांत क्षेत्र में इसे हरिकेन नाम दिया जाता है, और वहीं उत्तरी प्रशांत महासागर में इसे, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसे टाइफून का नाम दिया जाता है। तो अलग अलग जगह पे नाम अलग अलग है, बस इतना ही अंतर है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट में कौन सा कथन असत्य है, जो गलत है वो बताइए। शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट आई है, जरा ध्यान से समझिएगा, कहीं से भी आपको कैसे भी प्रश्न दे सकता है। करा देश भर में कोविड-19 को मद्देनजर स्कूल बंद होने के कारण लगभग 20% ग्रामीण बच्चों को कोई भी पाठ्यपुस्तक प्राप्त नहीं हुई है। अरे ये तो कैसा क्वेश्चन कर दिया। हमारे यहां तो हालात और खराब है, हो सकता हो आपके यहाँ ये आंकड़े कुछ और बताते हैं, लेकिन सत्य कुछ और होता है। फिलहाल हमें आंकड़ों पे ध्यान देना है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है कि लगभग 20% बच्चों को किसी भी तरह का कोई पाठ्यपुस्तक नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक भी स्कूल नहीं जा पाए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्कूल खुले नहीं है प्रॉपर्ली, और खुले भी हैं तो अभी गार्जियन के पास फाइनेंशियली बड़ा वो लोग वीक हैं, और वो जो है सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियली कमजोर जो है, ठीक है। तो इस वजह से भी बहुत सारे बच्चे अभी स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, और माता पिता को भी थोड़ा डर है, क्योंकि कोविड का प्रभाव अभी बिल्कुल शून्य नहीं हुआ। अभी भी कोविड से तमाम लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, और मृत्यु जो है वो उसका सिलसिला लगातार जारी है। भले ही सरकार अब फोकस नहीं कर रही है, बट ये चीजें हैं। करा बिहार में 8% से कम बच्चों को, जबकि पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में 20% बच्चों को स्कूलों से लर्निंग सामग्री प्राप्त हुई है। जो बड़े स्कूल हैं वो धीरे धीरे ई लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की घर बैठे क्लासेस चल सके। तो ये तो सही है, यहाँ पे जो आंकड़ा दे रहा है ये भी सही है, ठीक है। केवल बिहार वगैरह थोड़ा सा पिछड़े हैं, तो वहां लोगों के पास स्मार्टफोन वगैरह भी नहीं है कि नहीं चीजें हो पाए, ठीक है। और इस लॉकडाउन के बाद लोगों ने स्मार्टफोन खरीदा है। लिख रहा है कि लगभग 51% परिवारों ने लॉकडाउन के बाद एक नया स्मार्टफोन खरीदा है। तो यहां पर थोड़ा सा आंकड़ा आपको गलत दिया जा रहा है। मैं बता दूं आपको, इसके पहले दोस्तों 2018 का आंकड़ा था, 18-19 के दौरान जो आंकड़ा था वो ये था दोस्तों कि 36% लोगों के पास स्मार्टफोन था, और अब पता चल रहा है कि कितना, तो याद रखें दोस्तों 62% लोग भी जो है यहां पर ले चुके हैं। केवल आप इसी आंकड़े को उल्टा कर देंगे तो 63 आ जाएगा, तो 62-63 भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इतने परिवारों ने इस लॉकडाउन के बाद जो है मोबाइल फोन आ चुका था। हालांकि खरीदने वालों में, अब बात आता है कि ये तो टोटल था ना, अब खरीदने वालों में संख्या में इतनी ज्यादा वृद्धि नहीं हुई। मैं आपको बताऊं, यहां पर देखिए आंकड़ा दे रहा है कि आंकड़ा 2020 में बढ़कर 62% जरूर हुआ, लेकिन एक नया स्मार्टफोन खरीदने वाले लोग कितने थे? मात्र 11% लोग थे, ठीक है। तो वहां 51% जो लिख रहा है वो गलत था, ठीक है। 11% लोगों ने क्या किया, यहां पर लॉकडाउन के बाद एक नया स्मार्टफोन खरीदा, क्योंकि ज्यादातर जो क्लासेस वगैरह चल रही हैं वो धीरे धीरे ऑनलाइन चल रही हैं। तो यहां पर इन चीजों में सुधार तो होना ही चाहिए, ठीक है। बाकी चीजें आप याद रखिए। सर्वेक्षण के अनुसार कुछ कथन तथ्य दे रहा है, 3-4 पॉइंट लिख रहा है। कोविड-19 के मद्देनजर 20% ग्रामीण बच्चों को किसी भी तरह की कोई पाठ्यपुस्तक प्राप्त नहीं हुई है, बिल्कुल सही है। और 8% से कम बच्चों को, जबकि कुछ राज्यों में 20% तक के बच्चों को ई लर्निंग सामग्री प्राप्त हुई है। बिहार वगैरह में थोड़ा सा ये चीजें कम है, ई लर्निंग वाला तो वहां कम मिला, बाकी जगह पे 20% है, ठीक है। बाकी और सर्वेक्षण हुए तो उसमें पाया गया कि लगभग 36% ग्रामीण परिवार जिनके बच्चे स्कूल जा रहे थे उनके पास पहले से स्मार्टफोन था, ठीक है। बाद में 2020 तक में आंकड़ा 62% बढ़ गया, और 11% लोगों ने नया फोन खरीदा है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राज्यों को स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। इसके बावजूद 25 करोड़ छात्रों में से लगभग जो है अधिकांश छात्र 7 महीने बाद भी अभी घर पे ही हैं, और वो स्कूल नहीं जा पाए, ठीक है। और अभी लगता है कि जो हालात हैं उसमें थोड़ा सा समय लगेगा इसमें सुधार आने में, ठीक है। तो ये भी तथ्य सही है। भारतीय सेना द्वारा नवविकसित सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन, भारतीय सेना ने अपना खुद का एक मैसेजिंग एप्लीकेशन बनाया, और इसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम किसी प्राइवेट कंपनी के साथ जुड़े होते हैं तो वहां पर डेटा लीक होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
जाती है। तो इसलिए सेना के द्वारा ऐसा किया गया कि एक सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन हो, जहां पर अगर हमें कोई टेक्स्ट फाइल भेजना हो, हमें कोई मैसेज भेजना हो, हमें कोई वीडियो शेयर करना हो, हमें कुछ भी इस तरह की कोई क्रिएटिविटी करनी हो, ठीक है, कुछ भी करना हो, तो उसके लिए एक अलग एप्लीकेशन है जो पूरी तरह से सिक्योर्ड है, और इस एप्लीकेशन का नाम है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। ठीक है, ये केवल सेना के लिए, भारतीय सेना के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये एंड टू एंड सुरक्षित वॉइस कम्युनिकेशन, टेक्स्ट, वीडियो और कॉलिंग सेवा ये सब देगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसको आर्मी साइबर ग्रुप के द्वारा जो है डेवलप किया गया है। जापान ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा? बहुत बेहतरीन लक्ष्य है। मैं तो कहता हूं कि दुनिया के सभी देशों को शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखना चाहिए। ठीक है, और देखा जाए तो भारत भी थोड़ा सा कटौती करना चाहता है, बट हो नहीं पाता है। और कैसे होगा यार, संधिया करने से कुछ नहीं होता है जब तक हम और आप नहीं समझेंगे। सरकार के ऊपर भी मैं यहाँ पे उंगली नहीं उठा सकता। क्यों? अरे सरकार बता सकती है चीज़ों को, लेकिन हमें आपको समझना होगा। कार्बन उत्सर्जन कम करिए, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन अगर कम नहीं हुआ तो एक दिन धरती समाप्त हो जाएगी। सीधे सीधे बता रहा हूं, फैक्ट आप समझ लो। कैसे? एक लाइन की बात समझो, कार्बन उत्सर्जन होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, जो ग्लेशियर हैं वो पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो प्रलय आ जाएगा। सीधा सा बात समझो, इसी को जल प्रलय कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा मत होने दो, कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल मत होने दो। फिलहाल जापान ने जो टारगेट रखा है वो 2050 तक का टारगेट रखा है कि वो शून्य कार्बन उत्सर्जन पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट आपके लिए, 2050 तक का टारगेट। वैसे भी जापान जो है 50% से अधिक जो एनर्जी है वो जीवाश्म ईंधन पर जो है डिपेंड कर लिया अपने आप को। ठीक है, और अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं का 56% जो यहां पर दे रहा है, देखिए कि 56% ये जीवाश्म ईंधन से वो अपना कलेक्ट कर लेता है। तो इसको भी याद रखेंगे, और ये 2050 तक जो टारगेट रखा गया है इसको आपको ध्यान देना है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने यह जो है बताया है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में किसके द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मेरी सहेली नामक एक नई पहल शुरू की गई? मेरी सहेली दोस्तों, इस पहल को कौन स्टार्ट किया? फिलहाल तो ये रेलवे से संबंधित है। तो लिख रहा है कि आरपीएफ ने, रेल मंत्रालय ने, केंद्रीय रेल सुरक्षा बल ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आरपीएफ और सीआरपीएफ दो नाम दे रहा है। ठीक है, आरपीएफ मतलब रेलवे पुलिस फोर्स, ठीक है, प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ माने पुलिस नहीं होता, यहाँ पर प्रोटेक्शन होता है। उसी तरह से यहाँ पर सेंट्रल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, तो इसको भी याद रखेगा। तो यहाँ जो आरपीएफ है वो आपका राइट आंसर है, और आरपीएफ ने निर्णय लिया है। यहां पर आरपीएफ क्या करेगी, जहां जहां महिलाएं होंगी, ट्रेन में सफर करेंगी, उनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, ताकि जो है उनको जो है निर्बाध रूप से आवागमन करने में हेल्प मिल सके। ठीक है, तो मेरी सहेली नाम का एक अभियान इनके द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में किसे भारत सरकार ने नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? ठीक है, नया मुख्य सूचना आयुक्त, ये सबसे वरिष्ठ व्यक्ति भी थे, और बिमल जुल्का के बाद दोस्तों ये सीट खाली थी, और अभी जो है सीट भर दी गई है। तो याद रखिएगा, ये इनका नाम है यशवर्धन कुमार सिन्हा। ठीक है, याद रखिएगा, नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में इनको बनाया गया। ठीक है, क्या नाम है? यशोवर्धन सिन्हा। ठीक है, सिन्हा साहब, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इसके पहले दोस्तों आपने नाम सुना होगा उदय माहुरकर का। ठीक है, ये भी सूचना आयुक्त पद के लिए जो है इनको चुना गया था, और इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर एक किताब भी लिखा है, मर्जिंग विद द बिलियन एंड द सेंटर स्टेज इनसाइड नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य सब्जियों के आधार मूल्य वाला पहला राज्य बना? ये क्वेश्चन सच बताऊं ना, आज का सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन है। इस पे तो आप स्टार लगा ही लो, मतलब दिल खुश हो गया इस क्वेश्चन को पढ़ करके। कितनी लड़ाई होती है, सोचो किसान बेचारे क्या करते हैं। आज हालात देख लो, हालात ये है दोस्तों कि मैं खुद परेशान रहता हूँ। 100 रुपीज में पता चलता है 2.5 किलो आलू मिल रहा है। ठीक है, सॉरी 100 रुपीज। ठीक है, तो याद रखिएगा 100 रुपये में 2.5 किलो मिल रहा है। या टमाटर के हालात ऐसे हैं कि 50, 60, 70 रुपये पर केजी जो है इनका रेट पहुंच जाता है। ठीक है, प्याज के हालात भी वैसे हैं, यानी सब्जियां इतनी महंगी। पता है सब्जियां महंगी हो, कोई गरज दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। समस्या तब होती है ना जब हम 70 रुपये देते हैं और वो 70 रुपया किसी किसान के जेब में नहीं जाता। अगर ये पैसा किसान के जेब में जाए ना, तो मतलब मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग खुश होंगे कि चलो यार कोई पैसा रख रहा है, जो हमारे देश के किसान है वही रख रहे हैं, कोई दूसरा नहीं रख रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ कंडीशन कुछ और होती है। किसानों के पास वही जितना उन्होंने लगाया उतना निकल जाए उनका, या थोड़ा बहुत मिल जाए तो बहुत है, बाकी तो जो बीच वाले होते हैं वो खा जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर चीजें बदल गई। करा कि निर्णय से कौन सा राज्य जो सब्जियों का आधार मूल्य निर्धारित करने वाला बना? आधार मूल्य मतलब होता है बेस प्राइस। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बेस प्राइस माने क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। बेस प्राइस माने क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए उत्पादन करने में, मान लीजिए टमाटर है और टमाटर का उत्पादन करने में लग गया
40 रुपया, ठीक है, कितना लग गया, 40 रुपया लग गया। तो यहाँ पे कहा गया कि जितना रुपया लगा ना उसका 20%, ठीक है, 40 रुपया का 4 दूना 8, 8 रुपये आप क्या कर लो यहाँ पर और ऐड कर लो, मतलब 48 रुपया तो कम से कम जो है यहाँ पर आपको रेट मिल पाएगा, ठीक है, यानी 20% ये रखा गया है आधार। कभी अगर मान लीजिए बाजार मूल्य ये अगर इसके नीचे भी चला जाता है, मान लीजिए हमने 40 रुपया पे उत्पादन किया है और हालात ये हुआ दोस्तों कि यहां पर रेट और डाउन होगा। सपोज करो अभी जैसे अगर हम आलू की बात करें, मान लो आलू चल रहा है 50 रुपीज के जी, ठीक है, अभी आलू की बुआई हो गई तो ये उस रेट पे बोएंगे और बाद में आलू सस्ता हो गया, बिकने लगा 10 रुपए के जी पे, तो नुकसान होगा कि नहीं, तो वही हाल है, तो वहां पर नुकसान नहीं माना जाएगा। केरल सरकार ने कहा है कि कम से कम बेस वैल्यू तुमको दिया ही जाएगा, यानी ये 48 रुपया तुमको उनके जेब में जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा करने वाली केरल जो है ये पहली सरकार बनी है, बहुत बेहतरीन, एक ताली तो बनती है, ठीक है, तो याद रखिएगा केरल सरकार का निर्णय है, बहुत बढ़िया। बाकी जो मुद्दा था मैंने बता दिया, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, इन चीजों को पढ़ लीजिए। 31 अक्टूबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 31 अक्टूबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिवस है, ठीक है, और इस दिन जो है बताइए जल्दी से क्या हुआ था, किससे संबंधित है, अरे वल्लभ भाई पटेल जी से, ठीक है, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, याद रखिए एकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, इनको दोस्तों भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है, 91 में, तो याद रखिएगा। और विश्व नगर दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, शायद ये आप लोगों को न पता हो, तो याद रखिएगा उपर्युक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उपर्युक्त दोनों। कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल, पूरा नाम दे रहा है वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और भारत के पहले गृह मंत्री भी थे, ठीक है। 1928-29 के दौरान बारदोली सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं ने गांधी जी के माध्यम से इनको सरदार की उपाधि दिया था, तब जाकर के इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल पड़ गया, ठीक है। भारत की जो 565 रियासतें थी उनको जोड़ने का काम इन्होंने किया था, तो इसको भी याद रखेगा। बाकी 1991 में मरणोपरांत इनको जो है दिया गया था भारत रत्न, ठीक है। 2014 से दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इनकी जो है जयंती मनाई जाती है, और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा इस समय जो है वो वल्लभ भाई पटेल के नर्मदा नदी के तट पर आपने देखा होगा, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया, ठीक है। इसका उद्घाटन भी 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था, ठीक है, तो ये तथ्य भी इंपॉर्टेंट है। बाकी 31 अक्टूबर 2019 को फैसला लिया गया जम्मू कश्मीर माला जो अलग कर दिया गया, लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर को अलग, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। बाकी विश्व नगर दिवस यानी वर्ल्ड सिटीज डे ये भी कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। करा इसका उद्देश्य शहरीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रुचि को बहुत समर्थन करना और सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना है, ठीक है, यानी कुल मिलाजुला के शहरीकरण बढ़ाना है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाल ही में गुजरात के पूर्व सीएम केशुभाई पटेल का निधन हो गया, उनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? ऐसा क्वेश्चन आना नहीं चाहिए जनरली, क्योंकि ये बेकार क्वेश्चन है। ये पूछना जरूर चाहिए कि केशुभाई कब बने मुख्यमंत्री या फिर वो कहां से बिलोंग करते थे, ठीक है, तो याद रखिएगा गुजरात से बिलोंग करते थे, ठीक है, गुजरात से बिलोंग करते थे केशुभाई पटेल, और जन्म इनका हुआ था, फिलहाल बता दूं 24 अक्टूबर 1928 को जन्म हुआ था। मुझे भी इसका उत्तर नहीं पता था, करंट अफेयर बनाते समय चीजें आई तो देखा गया, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। करा कि ये अनुभवी राजनीतिज्ञ थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है, 93 वर्ष की आयु में अहमदाबाद में इनका निधन हो गया, ठीक है, और जूनागढ़ जिले में इनका जन्म हुआ था। ये वही जूनागढ़ है जिसको पाकिस्तान ने अभी हाल फिलहाल में अपने मैप में शामिल कर लिया था, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे 3 स्थानों को किसने शामिल किया था? नेपाल ने, अरे वो काला पानी और लिम्पिया धूरा और दर्रा जो था, ठीक है, मान, तो उसको 3 को शामिल किया, उसी तरह से इसको भी याद रखेगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा, ठीक है। आगे भी इस तरह के करंट अफेयर के वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।